नमस्कार, मैं शिव आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सबको पता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड ने अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल जारी कर दिया है और रजिस्ट्रेशन आपका 15 जुलाई से ही स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन करने से पहले हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, फीस कितनी है, रिजर्वेशन की क्या पॉलिसी है, कितनी सीट यहाँ पर हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और इसके साथ ही कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को भी हम इसमें देखते हैं। तो बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले और भी जो नोटिफिकेशंस हों हम आपको समय पर दे पाएँ। तो हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के बारे में जान लेते हैं। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 2009 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट के माध्यम से किया गया था। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसकी NIRF रैंकिंग 2024 में 101 से 150 बॉन्ड के बीच में है, जो रैंकिंग में एवरेज हम इसको मान सकते हैं। और इसका लोकेशन जो है वो ब्राम्बे झारखंड में एक जगह है, वहाँ पर है, जो रांची से 25 किलोमीटर दूर है। झारखंड में ये स्थित है। इसका एरिया 45 एकड़ में ये यूनिवर्सिटी फैली हुई है। ये यूनिवर्सिटी की बिल्डिंगें हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग ये है। आगे हम देखते हैं यूनिवर्सिटी का हेल्पलाइन नंबर ये इन्होंने अपनी वेबसाइट पर दिया गया है। इस पर आप व्हाट्सएप इन्होंने लिखा है, अगर आप चाहें तो कॉल करके देखिएगा, हो सकता है कॉल का भी रिप्लाई दे दें। कॉल का रिप्लाई नहीं देते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा अगर कोई भी इशू आपको आती है तो। और आप इनको मेल भी कर सकते हैं एडमिशन से रिलेटेड, अगर कोई दिक्कत आती है तो admissionhelpdesk@cuj.ac.in पर आप इनको मेल भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि एडमिशन नोटिस जो अभी जारी हुई है, कल ही जारी हुआ था, लेकिन इन्होंने वेबसाइट पर आज पब्लिश किया हुआ है। ये नोटिस इनकी जो है 10 तारीख को ही इन्होंने पब्लिश किया था, लेकिन नोटिस पोर्टल पर जो है वो कल से दिखने लगी है। नोटिस में लिखा है कि रजिस्ट्रेशन लिंक इनका 26 जून को ही स्टार्ट होने वाला था और 7 जुलाई तक चलने वाला था, लेकिन ड्यू टू टेक्निकल इश्यू या रजिस्ट्रेशन लिंक जो है नहीं चल पाया और उसी की डेट को आगे बढ़ाकर इन्होंने 15 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक इन्होंने रजिस्ट्रेशन की डेट रखी हुई है। तो ये इम्पोर्टेंट नोटिस थी और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की नोटिस मैंने अभी आपको कुछ देर पहले वीडियो के माध्यम से दे दिया था और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसका भी वीडियो मैंने बना दिया है। रजिस्ट्रेशन आपका समर्थ पोर्टल के माध्यम से होगा। तो समर्थ पोर्टल पर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो हमने एक वीडियो बनाया है। अब मैं इसका लिंक जो है दे दूंगा इसी वीडियो के आखिरी में। आप उस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कैसे करना है देख लीजिएगा अच्छे से, फिर रजिस्ट्रेशन करिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन यहाँ कैसे करना है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड ने अपना प्रोसेस पूरा बनाया हुआ है कि आपको सबसे पहले CUT के एग्जाम में अपीयर होना है। जो बच्चे CUT 2025 में अपीयर हुए हैं वही इस यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो UG के बच्चे हैं उनको एग्ज़ाम अगर दे दिए हैं तब वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब प्रोसेस आपको क्या करना है कि आपको समर्थ पोर्टल पर जाना है। समर्थ पोर्टल पर जाके इन्होंने ये जो सारे प्रोसेस बताए हैं ये मैंने वीडियो में आपको बताया है कि कैसे आपको प्रोसेस करना है। आप वीडियो देख लीजिएगा, यही सारी चीज़ें हैं। इन्होंने एक रोड मैप के माध्यम से बताया है, हमने उसको पूरा लाइव बताया हुआ है कि कैसे करना है। रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं तो इस यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिजर्वेशन है वो पूरा इसमें लागू होता है। जैसे अदर बैकवर्ड क्लास OBC NCL के लिए 27% सीट यहाँ पर रिजर्व हैं, जितनी भी टोटल सीट हैं। और SC कैंडिडेट के लिए 15% सीट जो है रिजर्व है। ST कैंडिडेट के लिए 7.5% सीट रिजर्व है और EWS कैंडिडेट के लिए 10% सीटें इस यूनिवर्सिटी में रिजर्व हैं। जो भी स्टूडेंट डिसेबिलिटी में आते हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए 5% सीटें जो है वो रिजर्व की गई हैं। सर्टिफिकेट की बात कर लें तो सर्टिफिकेट कब का मान्य होगा। जनरल EWS सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो 1 अप्रैल
2025 के बाद का होना चाहिए। अगर इसके पहले का है तो वो सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। वहीं ओबीसी एमसीएल के लिए उनका भी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए। इसके पहले का है तो वो माना नहीं जाएगा, और अगर आप सर्टिफिकेट लगा देते हैं पुराना, तब आपकी गिनती जो है वो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाएगा और आपकी गिनती जनरल में हो जाएगी। आपको कैटेगरी का कोई लाभ नहीं मिलेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो इन्होंने बताया है ऑफिसर दिएंगे, इनमें से किसी एक के द्वारा जो है वो वेरीफाई होना चाहिए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का उस पर आपके साइन हो, या फिर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का हो, या फर्स्ट क्लास के जो अधिकारी होते हैं उनका हो, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का हो सकता है, आपके तालुका मजिस्ट्रेट का हो सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का हो सकता है। यहाँ पर इन्होंने तहसीलदार तक और लास्ट में सब डिवीजन ऑफिसर तक का इन्होंने दिया है। तो आप इनमें से किसी एक का भी अगर आपके डॉक्यूमेंट पे साइन है, वो डॉक्यूमेंट आपका वैलिड रहेगा। लास्ट में इन्होंने बताया है कि इन्होंने लिखा है कि सर्टिफिकेट इश्यूड बाय अ सर्किल ऑफिसर विल बी एक्सेप्टेड प्रोविजनली। कहने का मतलब अगर आपके डॉक्यूमेंट पे सर्किल ऑफिसर का साइन है तो आपका एक्सेप्ट तो कर लिया जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन आपको एडमिशन होने के 15 दिन के बाद, सीट अलॉटमेंट होने के 15 दिन के बाद आपको इनमें से किसी एक के द्वारा साइन किया हुआ सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। ये इन्होंने साफ एकदम मेंशन कर दिया है। आगे देख लेते हैं कि एडमिशन का क्या प्रोसेस होने वाला है। तो सबसे पहले है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आप दिए हो तब आपका एडमिशन हो सकता है, या तो आप जेईई मेंस का एग्जाम दिए हो तब हो सकता है। जेईई मेंस का एग्जाम बीटेक के एडमिशन के लिए यहाँ पर दिया गया है, बीटेक के लिए। आगे इन्होंने लिखा है कि एडमिशन टू बीटेक प्रोग्राम रिक्वायर्स कैंडिडेट टू अपीयर जेईई मेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनटीए इफ सीट्स रिमेन, ये आपको ध्यान देना है, इफ सीट्स रिमेन vacant after joint seat allocation authority rounds, admission will be conducted on the basis of CUET 2025 score। कहने का मतलब इनका ये है कि जेईई मेंस के बाद जो सीटें बच जाती हैं उसमें एडमिशन नहीं हो पाता है, बीटेक की वे सीटें सीयूटी के माध्यम से फुलफिल की जाएंगी। लेकिन एक बात ये आपको ध्यान देना है कि सीटें तो आपकी फुलफिल होंगी ही, सीयूटी के माध्यम से भी कुछ सीटें इन्होंने रिजर्व करके रखा हुआ है। आगे इन्होंने बताया है कि आपका रजिस्ट्रेशन जो होगा वो ऑनलाइन होगा, और रजिस्ट्रेशन के समय जो भी फीस लगेगी वो नॉन रिफंडेबल होगी। जो भी आपका जनरल के लिए जैसे 500-300 लगने वाला है तो वो आपका नॉन रिफंडेबल होगा, रिफंडेबल नहीं होगा। आगे लिखा है कि कैंडिडेट हु फेल टू रजिस्टर ऑनलाइन विल नॉट कंसीडर टू सब्सिक्वेंट स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग एडमिशन। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आप इनके एडमिशन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे। आगे इन्होंने बताया है कि आपके पास फंक्शनल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए जो आप सीयूटी में भरे हुए हैं। आपके पास वो मोबाइल नंबर और ईमेल चलते हुए कंडीशन में होना चाहिए। अगर नहीं चल रहा है, मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, तो आप रिचार्ज कर लीजिए, क्योंकि ओटीपी और जो भी मैसेज आने होंगे आपके उसी नंबर और मेल पर आएंगे। आगे इन्होंने बताया है कि सीट एलोकेशन प्रोसेस इज ऑटोमेटेड एंड रिलाइज ऑन द मेरिट डाटा एंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय कैंडिडेट ड्यूरिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। इफ सीट रिमेन वैकेंट एडिशनल राउंड ऑफ एडमिशन में भी कंडक्टेड। कहने का मतलब ये है कि जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपका जो डाटा यूनिवर्सिटी को मिलेगा उसी के बेस पर मेरिट तैयार करेंगे, और उसी मेरिट पे आप ये जो है फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड अपना काउंसलिंग चलाएंगे, वो इन्होंने इसमें बताया है। आगे इन्होंने कहा है कि जब आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये कट ऑफ का लिस्ट जारी करेंगे सिलेक्टेड स्टूडेंट का और वेटिंग लिस्ट वालों का। तो जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे उनको ऑफलाइन जाकर यहाँ पर बाकी की चीज़ें प्रोसेस करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, हॉस्टल से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सब यहाँ पर ऑफलाइन प्रोसेस में होंगी। आगे लिखा है कि नेम ऑफ शॉर्टलिस्टेड एंड नॉन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी डिस्प्लेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो पहले जो शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट होंगे और नॉन शॉर्ट लिस्टेड होंगे, अर्थात जो वेटिंग में होंगे, सबका नाम ये अपनी वेबसाइट पर
ही दिखाएंगे। तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद इनके वेबसाइट को रेगुलर जो है विजिट करते रहना है। आगे इन्होंने बताया कि कैंडिडेट हुज नेम अपीयर इन द मेरिट लिस्ट मस्ट रिपोर्ट इन पर्सन ऑन द स्पेसिफाइड डेट ड्यू टू पार्टिसिपेट ऑफ एडमिशन प्रोसेस। कहने का मतलब यह है कि जब आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा तब आपको वहां पर जाकर पार्टिसिपेट करना होगा। ऑफलाइन, अगर आप ऑफलाइन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उस डेट को, तब आपका एडमिशन कैंसिल माना जाएगा। और जो आपकी मेरिट लिस्ट आएगा वो कैटेगरी वाइज अलग आएगा, जनरल का अलग आएगा, ईडब्ल्यूएस का अलग, ओबीसी अलग, ये एकदम पूरा लिस्ट वाइज करके भेजेंगे, उसमें आपको चेक करना है और ये लिस्ट इनकी वेबसाइट पर ही अवेलेबल रहेगा। आगे है कि कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन, किस कंडीशन में आपका जो है एडमिशन वो कैंसिल हो सकता है। कैंसिल होने के पीछे जो है कुछ रीजन है। पहला रीजन है ये है कि आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, अगर वो डॉक्यूमेंट गलत पाए जाते हैं, अगर वो डॉक्यूमेंट फ्रॉड और गलत होते हैं, तब आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। दूसरा है कि इफ एप्लीकेंट डज नॉट फुलफिल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, अर्थात इन्होंने जो सीयूटी के लिए रिक्वायरमेंट कहा है आप उसको पूरा नहीं करते हैं, तब आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। थर्ड, इन्होंने कहा है कि इफ द एप्लीकेंट हैज प्रोवाइडेड फॉल्स एंड इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन करते समय आप सही चीजें ही बताइएगा, जो आपका है ओरिजिनल वही बताइएगा। अगर आप गलत भरेंगे तब आपका एडमिशन वो कैंसिल कर दिया जाएगा। हॉस्टल रोल को लेकर इन्होंने अपने गाइडलाइन में लिखा है कि हॉस्टल एकमेंडेशन एंड एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है। इन्होंने कहा है कि जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब आपको DSW डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर के माध्यम से जो है हॉस्टल की प्रक्रिया चालू की जाएगी। ऐसा नहीं है जैसे हैदराबाद यूनिवर्सिटी में होता है कि आप ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए गए और आपका ऑफलाइन वेरिफिकेशन हुआ, 10 मिनट के अंदर ही आपको हॉस्टल मिल गया। ऐसा यहाँ पर नहीं होगा, हॉस्टल यहाँ मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। हॉस्टल की कुछ अलग गाइडलाइन है जो इन्होंने अपनी वेबसाइट पर अभी पब्लिश नहीं किया है। हो सकता है जब आप ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए जाएं तो वहाँ पर आपको देखने को मिले। सीट की बात कर लेते हैं, यहाँ पर टोटल कितनी सीट हैं यूजी के प्रोग्राम के लिए। तो 4 ईयर बीएससी ज्योग्राफी के लिए यहाँ पर टोटल 31 सीट हैं, जो एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 8 है, ईडब्ल्यूएस 3 और अनरिजर्व के लिए 14 है। ऐसे ही यहाँ पर 4 ईयर इन्वायरमेंटल साइंस में 43 सीट हैं, बीएससी लाइफ साइंस में 43 है, बीएससी फिजिक्स में 31 है, मैथमेटिक्स में 43 है, केमिस्ट्री में 43 है, मास कम्युनिकेशन में 43 है, इंग्लिश में 43 है, हिंदी में 31 है, कोरियन चाइनीज इन दोनों में 31 है, एंथ्रोपोलॉजी में 21 है, पॉलिटिकल साइंस में 31 और इकोनॉमिक्स में भी 31 सीट है। वहीं बीकॉम के लिए टोटल 50 सीट है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बीटेक के लिए 22 सीट है सीयूटी के माध्यम से, वहीं बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी 22 सीट है, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी 22 सीट है और बीटेक इन मटेरियल इंजीनियरिंग के लिए भी 22 सीट है। तो अगर इस प्रकार से टोटल डाटा देखें तो यूजी के लिए जो सीट होने वाली है, यूजी में इनके पास 634 सीटें हैं, जिसमें एससी के लिए आपका 86 सीट है, एसटी के लिए 40 सीट है, ओबीसी के लिए 160 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 60 सीट है और जनरल के लिए टोटल यहाँ पर 288 सीट है। आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर देख लेते हैं। अगर आपको बीएससी मैथमेटिक्स करना है तब आपको सीयूटी के एग्जाम में, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का एग्जाम दिए हैं तब आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। लाइफ साइंस के लिए अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एग्जाम दिए हैं तब एलिजिबल हैं। बीएससी फिजिक्स के लिए अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का एग्जाम दिए हैं तो एलिजिबल हैं। बीएससी केमिस्ट्री के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का एग्जाम या बायो का एग्जाम दिए हैं तब आप एलिजिबल हैं। वहीं बीएससी ज्योग्राफी अगर आप करना चाहते हैं तो आप ज्योग्राफी और जनरल टेस्ट का एग्जाम दिए रहें। वहीं बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस करना चाहते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल साइंस का एग्जाम आप सीयूटी में दिए हों, मेरिट आपका इसी से बनेगा। वहीं बीए इन चाइनीज करना है, फॉरेन लैंग्वेज करना है तो लैंग्वेज, अगर आप जनरल टेस्ट का एग्जाम दिए हैं तो एलिजिबल हैं।
कोरियन आपको करना है, बीए कोरियन, तो जनरल टेस्ट से मार्क्स आपका जो है कट ऑफ तैयार होगा। बीए इन इंग्लिश करना है तो इंग्लिश और जनरल टेस्ट से आपका कट ऑफ तैयार होगा। वहीं हिंदी करना है बीए से हिंदी, तो जनरल टेस्ट और हिंदी का आप एग्जाम दिए हैं। मास कम्युनिकेशन करना हो तो मास कम्युनिकेशन और जनरल टेस्ट का एग्जाम आप दिए हो। बीए एंथ्रोपोलॉजी करना है तो एंथ्रोपोलॉजी और जनरल टेस्ट का एग्जाम दिए हो। पॉलिटिकल साइंस करना है तो पॉलिटिकल साइंस और जनरल टेस्ट का एग्जाम दिए हो। वैसे इकोनॉमिक्स करना है तो इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज का एग्जाम दिए हो और साथ में ही आप जनरल टेस्ट का एग्जाम दिए हो, साथ ही आप जनरल टेस्ट का एग्जाम दिए हों। वहीं अगर आपको बीकॉम करना है तो या तो आप अकाउंट का एग्जाम दिए हों या बीएसटी का दिए हों या इकोनॉमिक्स का एग्जाम आप दिए हों, तब आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। वहीं बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग करना है तो अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का एग्जाम दिए हैं तब एलिजिबल हैं। वहीं बीटेक सिविल इंजीनियरिंग करना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का दिए एग्जाम तब। वहीं बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मटेरियल इंजीनियरिंग करना है तब भी इसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का एग्जाम आप दिए हैं तब एलिजिबल हैं। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान आपको जरूरी है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपके पास पासपोर्ट साइज जो है फोटोग्राफ होना चाहिए। दूसरा है कि आपके पास क्लास 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। बहुत सारे बोर्ड ऐसे हैं जिनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक में ही मर्ज होता है, उनको अलग से सर्टिफिकेट और मार्कशीट नहीं मिलता है, लेकिन बहुत सारे बोर्ड ऐसे हैं जहाँ पर दोनों आपको अलग अलग मिलता है। अगला इन्होंने बताया है कि क्लास 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ आपका क्लास 10th के मार्कशीट से ही मान लिया जाता है, वहाँ पर आपका डिटेल दिया रहता है, उसी से आपकी गिनती हो जाती है। सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपकी वेबसाइट पर है, वहाँ से लॉगिन करके आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सीयूटी यूजी 2025 का एडमिट कार्ड होना चाहिए, एडमिट कार्ड आपके पास होगा वो भी रहना चाहिए, नहीं है तो वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। स्कोर कार्ड भी आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। अभी सारी चीज़ें सीयूटी की वेबसाइट पर दी गई हैं। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, एससी एसटी ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस, किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि उसकी डेट क्या होनी चाहिए। अगर आप पीएच कोटे से आते हैं तब आपके पास पीएच का सर्टिफिकेट होना चाहिए, दिव्यांग सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपके पास जो है अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप डिफेंस कैटेगरी से आते हैं, आपके पिताजी डिफेंस में हैं या घर का कोई गार्जियन है, तब आप उसका डिफेंस कोटा यूज कर सकते हैं। अगर आप पीएम केयर फंड कोटे से आते हैं, स्कीम से आते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और सर्टिफिकेट ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल, अगर आप कोई स्पोर्ट्स कोटा से अप्लाई करते हैं तो आपके पास स्पोर्ट्स कोटा का भी सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। आगे है कि ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय क्या-क्या चीज़ें जो है आपके पास होना चाहिए। तो अभी आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे समर्थ पोर्टल पर तो इसका आप प्रिंट निकाल लेंगे, वो आपको चाहिए होगा। आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, 2 फ़ोटो इन्होंने कहा है तो आप 5 से 6 अपने पास फ़ोटो रखिएगा। हॉस्टल के समय भी आपको काम देगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो जितना हो सके आप अपने पास रखिएगा। 16 या 32 के आस-पास अपना रख लीजिएगा, क्योंकि आप 4 से 5 यूनिवर्सिटी में करेंगे तो फ़ोटो आपकी अधिक लगेगी। तो इतना फ़ोटो आप अपने पास खिंचवा कर रख लीजिए। आप अपना क्लास 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट ले जाइएगा और ऐसे ही क्लास 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट और वैलिड आईडी के लिए आपका 10th का मार्कशीट ही काम आएगा। और आपके पास अगर आधार कार्ड है और पैन कार्ड है तो आप ये दोनों रख लीजिएगा। वोटर आईडी कंपल्सरी नहीं है। इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर रख दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इश्यूड जो भी डॉक्यूमेंट है उसको रख लीजिएगा। सीटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास प्रिंटेबल होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, स्कोर कार्ड होना चाहिए। आपके स्कूल द्वारा जो है जो जारी किया गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आपके स्कूल से मिलेगा। एनओसी ऑफ एम्प्लॉयर,
अगर आप किसी जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चे हैं तो उसका भी एक सर्टिफिकेट होता है, अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जिस भी कैटेगरी से आते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, ये ऑफलाइन वेरिफिकेशन के काम आएगा। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दिया गया ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप दिव्यांग कोटे से हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिफेंस कैटेगरी से आते हैं तब उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वैसे आगे है कि आप जो है किसी स्पोर्ट्स कोटा से आते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। पीएम केयर फंड एम्प्लॉय के बच्चों से आते हैं, स्कीम से आते हैं तब भी इसका सर्टिफिकेट। और लास्ट में है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर आप हैं तब आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। फीस की बात कर लेते हैं, तो फीस यहाँ पर बीटेक की हमने लगा दिया है। बाकी अदर कोर्स के लिए मैं पीडीएफ का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप ये स्ट्रक्चर इनका देख लीजिएगा। तो बीटेक के लिए जो है वो मटेरियल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए फीस जो है वो पहले सेमेस्टर की 29,093 होने वाली है और सेकंड सेमेस्टर की 23,904 रुपये होने वाली है। वैसे ही यहाँ पर टोटल फीस यहाँ पर दी गई है और ये एससी एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए है। वहीं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो पहले सेमेस्टर की फीस 32,740, सेकंड की 27,734, ऐसे करके यहाँ पर टोटल आपके 8वें सेमेस्टर की फीस दी गई है। तो ये रही यूनिवर्सिटी की चर्चा। तो यूनिवर्सिटी के बारे में बस इतना ही है। यूनिवर्सिटी का ये रिव्यू आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई इश्यू आ रहा है तो आप हमें कॉल और मैसेज के माध्यम से बता दीजिएगा। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 73 88 76 59 89 इस पर आप कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो आप चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।